बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 1 में जो चैप्टर 2 है हमारा वेव्स वाला, इसमें आज हम लेक्चर नंबर 7 करने लगे हैं। तो चलें अपने लेक्चर को देखते हैं। जी तो बच्चों, स्क्रीन पर सामने आप देख सकते हैं आपका आज का जो टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज़ पावर एंड इंटेंसिटी ड्यूरिंग वेव मोशन। यानी वेव मोशन में वेव की वजह से जो पावर ट्रांसफ़र होती है या जो पावर डिलीवर होती है या इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है, इसका क्या मतलब है, ये हमने आज करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि पावर का क्या मतलब है। आप सारे लोग जानते हैं, पहले से भी आप पढ़ चुके हैं, पावर इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। आप इसको किसी भी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम पावर के बाद अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया। यानी फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक एरिया है, कोई सरफेस है, उसका एक स्क्वायर सरफेस हमने कंसिडर कर लिया। यानी फ़र्ज़ करें इसकी लेंथ भी 1 मीटर है और जो विड्थ है वो भी 1 मीटर है, तो इसका एरिया क्या हुआ, यूनिट, यानी 1 मीटर स्क्वायर। इस पर अगर कोई वेव ट्रांसफ़र हो रही है और इस एरिया पर वो कोई पावर डिलीवर कर रही है, तो यूनिट एरिया में जितनी पावर डिलीवर करेगी उसे हम क्या नाम देंगे, इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव। तो आज के लेक्चर में हमने वेव की वजह से जो पावर ट्रांसफ़र होती है उसका फार्मूला डिराइव करना है और इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ वेव का फार्मूला भी बनाना है। अच्छा, इसके लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक पहले की तरह, जैसे हमने पहले फ़र्ज़ किया था, फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और फ़र्ज़ करें ये एक साइनोसॉइडल वेव है जो मीडियम के अंदर चल रही है इस तरफ। ठीक हो गया। और वेव, इस वक्त जो वेव मैं बना रहा हूँ, फ़र्ज़ करें वेव की ये जो पोजीशन है, इस वक्त जो टाइम की वैल्यू है, फ़र्ज़ करें वो टी है, यानी इस वक्त टाइम टी हो रहा है। थोड़ी देर बाद ये वेव अपनी किसी नई पोजीशन पे होगी। फ़र्ज़ करें उसकी जो नई पोजीशन है वो कुछ इस तरह की है, कुछ ऐसी। फ़र्ज़ करें ये वेव की न्यू पोजीशन है और इस वक्त जो टाइम की वैल्यू है, फ़र्ज़ करें वो है t प्लस डी टी, यानी dt टाइम गुज़र चुका है। पहले टाइम हो रहा था t, अब टाइम हो रहा है t प्लस डी टी। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में टाइम का जो इंटरवल है, या जो टाइम का गैप है, वो कितना है, दैट इज़ dt। ठीक हो गया। तो ये मैंने वेव के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये जो इनिशियल वेव की जो पोजीशन है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। वेव के आप किसी पूरे क्रस्ट को इमेजिन कर लें और इस क्रस्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ वेव के या फ़र्ज़ करें स्ट्रिंग के अंदर आपने वेव पैदा की थी, इसमें कुछ पार्टिकल जो हैं यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं और कुछ पार्टिकल जो हैं ये इस जगह पर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें, फ़र्ज़ करें सोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर सोर्स है, तो इस वक्त ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने किस तरफ जाना है, दे आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस वक्त इनकी जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। इसी तरह से ये जो दूसरे हिस्से में जो पार्टिकल्स हैं ये इस वक्त वर्टिकली अपवर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं। आप गौर करें, इसी वाइब्रेशन की वजह से तो वेव ने अपनी शेप को चेंज किया है और ब्लू कलर की जो मैंने लाइन लगाई है वेव की, ये वाली फाइनल शेप है। ये आप देखिए, वेव का ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पर आ चुका है और वेव का ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पर आ चुका है। बात समझ आ रही है। इसी तरह जो वेव है वो बड़े आराम से स्मूथली वाइब्रेशन के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि क्रस्ट और ट्रफ ये बारी बारी तरतीब के साथ
आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं। यानी पहले जिस जगह पर क्रस्ट था थोड़ी देर बाद उस जगह पर ट्रफ होगा, और पहले जिस जगह पर ट्रफ था थोड़ी देर बाद उस जगह पर क्या होगा, क्रस्ट। ओके जी, फर्ज करें यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है वो है इस तरफ, इसे मैं F का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रही है वो इस तरफ है। इसी टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये सारी वाइब्रेशंस हो रही हैं, जो वाइब्रेशंस यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों टेंजेंशियल फोर्सेस का अगर हम गौर करें, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला जो एंगल है वो दोनों का तकरीबन सेम होगा, क्योंकि हमने क्रस्ट का एक इनिशियल एंड और एक फाइनल एंड कंसिडर किया है। दोनों तरफ जो टेंजेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल सेम एंगल बनाएंगे। यानी यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा फर्ज कर लें, और यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक हो गया। अब आप गौर करें, अगर मैं यहाँ पर जो नीचे वाली जो फोर्स है इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँ, इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ बनेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये होगा F sin थीटा। इसी तरह जो ऊपर मैंने फोर्स बनाई थी इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, F sin थीटा। तो आपके सामने मैंने ये एक रफ सी डायग्राम बना दी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरा ख्याल है कि इस डायग्राम से आपको इस पूरे लेक्चर की बहुत ठीक से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात को मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बात हम करने जा रहे हैं पावर ट्रांसफ़र की, या पावर का फार्मूला हमने बनाना है। आपने एक स्कूल क्लासेस में, आपने कॉलेज लेवल पे भी, इंटरमीडिएट में यानी FSC में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, पावर इज़ इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर का एक ये भी फार्मूला हमने पढ़ा हुआ। अब आप गौर करें, मेरी बात को गौर से सुनना आपने। पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है, जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो बेसिकली वर्टिकल वेलोसिटी है। इसे आप ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और ये बेसिकली ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी जिसे हमने y से जाहिर किया था अपने पिछले वाले लेक्चर्स में भी, उसका टाइम डेरिवेटिव लेकर आएगी। यानी ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल्स का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसका अगर हम टाइम डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी या ट्रांसवर्स वेलोसिटी। और फ़र्ज़ करें इस वक्त ट्रांसवर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, मैं आपको हाइलाइटर का कलर चेंज करके बताता हूँ। ये मैं ऐसा करता हूँ, पर्पल कलर में इसको मैं करता हूँ। ये देखें, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही थी उसकी भी आप गौर करें, यही डायरेक्शन है। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपको क्या पता चलेगा, पावर F डॉट V। सही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ भी आप गौर करें, पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकल फोर्स जो है वो भी वर्टिकली अपवर्ड ही है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान यहाँ भी एंगल ज़ीरो है, और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी एंगल ज़ीरो है। यानी किसी भी तरफ आप कंसिडर कर लें, चाहे आप टेंजेंट को अपवर्ड ले लें, चाहे आप टेंजेंट को इंक्लाइन डाउनवर्ड ले लें, दोनों सूरतों में उस जगह की पार्टिकल्स की वेलोसिटी और उस जगह पर टेंशन की जो वर्टिकल फोर्स है या जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है उनके दरमियान एंगल ज़ीरो है। यानी पावर में जब आप फाइनल फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप गौर कीजिए कि अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, P का फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा FV cos ऑफ थीटा। यानी एंगल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, ज़ीरो है। जब एंगल ज़ीरो पुट करेंगे वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान तो cos ज़ीरो आएगा 1, यानी कहीं भी पावर की नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। दोनों सूरतों में एंगल क्या था, ज़ीरो, और जब एंगल ज़ीरो होगा तो cos ज़ीरो हो जाएगा 1। अब मैं आता हूँ डेरिवेशन की तरफ। मैं असल में चाह रहा था पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, डायग्राम किस तरह बनानी है, फिर आपने इस पूरे लेक्चर में करना क्या कुछ है। हमने देखा कि हमने
एक सिंपल सा रूल है कि हमने वर्टिकल वेलोसिटी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रही है उन दोनों का सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपके पास सिंपली पावर आ जाएगी। और मैंने एक अगला पॉइंट आपको क्या बताया कि चाहे आप किसी भी तरफ की बात कर लें, चाहे आप क्रस्ट के एक तरफ या दूसरे तरफ की बात कर लें, हर पॉइंट पर कंसिडर करने पर फोर्स यानी वर्टिकल फोर्स और वर्टिकल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स फोर्स और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का आपस में एंगल क्या है, 0, और कॉस 0 क्या होता है, +1। यानी थ्रू आउट द वेव मोशन पावर यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी कहीं भी नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक हो गया। तो अब मैं सीधा सीधा बुक की तरफ चलता हूँ। देखिए हमने क्या किया, हमने फोर्स जो है उसके 2 कंपोनेंट्स बनाए और फोर्स के 2 कंपोनेंट्स में से एक आपके पास आया एफ साइन थीटा, दूसरा आया एफ कॉस थीटा। अब हमने सबसे पहले ये फार्मूला लिखा। आप जानते हैं ये फार्मूला हमने कहाँ बनाया था, ये हमने साइनोसॉइडल वेव में ये फार्मूला बनाया था, जिसमें हमने एक ट्रांसवर्स वेव कंसीडर की थी जो साइनोसॉइडल है और वो टाइम के साथ साथ चलती जा रही है, और उसके जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसकी जो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की, जिसे हमने y से जाहिर किया था, उसका ये फार्मूला था। अगर आप इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें यानी ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ जाएगी, अभी जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया। ट्रांसवर्स वेलोसिटी को हमने uy से जाहिर किया हुआ है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको uy नज़र आ रहा है, ये असल में क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सिंपली ट्रांसवर्स फोर्स यानी फोर्स के y कंपोनेंट और ट्रांसवर्स वेलोसिटी इनका आपस में डॉट ले लिया और आगे कॉज ऑफ एंगल जो है, एंगल की जगह 0 पुट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं डायग्राम में आपको बता रहा था कि फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 0 होगा, cos 0 1 हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। अब एफ वाई क्या चीज़ था, एफ वाई जो है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ साइन थीटा, और एफ ऑफ साइन थीटा में साइन थीटा की जगह हम टैन थीटा पुट कर देंगे। और यहाँ भी हम अपनी पिछले लेक्चर वाली लॉजिक यूज़ करेंगे कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और टैन थीटा बराबर होते हैं। यहाँ टैन थीटा आ गया, और टैन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। और यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुताबिक स्लोप निकालें तो वो क्या बनेगी, पार्शल वाई ओवर पार्शल एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये आपके पास आ गया करली y ओवर करली x। इसी तरह अगर आप वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी के y कंपोनेंट को देखें तो वो भी यही आएगा, लेकिन नीचे टाइम होगा। दिस वुड बी करली y डिवाइडेड बाय करली t, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ चूँकि वर्टिकल वेलोसिटी है तो इसकी जगह आएगा टाइम डेरिवेटिव ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और ये अभी अभी हम करके आए हैं ये, तो इसको यहां पर लिख लें। अब देखें जी, अब आप गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये है आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये एक दफ़ा आपने क्या किया, आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया जनाब, साइन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में, सारा एंगल वैसे का वैसा, और फर्दर डेरिवेटिव किसका आएगा, एक्स के लिहाज से ले रहे हैं तो फर्दर डेरिवेटिव में कांस्टेंट आ जाएगा के, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा। अब आ जाए उस तरफ, यहाँ पर जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में, और फर्दर डेरिवेटिव हमने लेना है टाइम के लिहाज से, तो इसलिए ये जो टाइम का फर्दर डेरिवेटिव है टाइम के लिहाज से वो आएगा माइनस ओमेगा, इसलिए माइनस का साइन यहाँ बाहर आप देख रहे हैं और साथ ओमेगा भी नज़र आ रहा है, और बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा। अब आ जाएं, क्या होगा, कॉज और ये वाला कॉज ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा,
और वाई एम का भी स्क्वायर होगा, वाई एम का भी स्क्वायर होगा, के जो है ये भी वैसे का वैसा, और एफ वैसे का वैसा, और ओमेगा भी वैसे का वैसा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने क्या किया जनाब, नेक्स्ट हमने वाई एम स्क्वायर और ओमेगा एफ की जगह, के की जगह हमने लिख दिया ओमेगा डिवाइडेड बाय वी। वो क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि v इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर के होता है। ये हमने पहले एक वीडियो में ये बात डिस्कस की थी। तो इसलिए अगर हम k को इस तरफ ले आएँ, v को नीचे डिवाइड कर दें, तो वो बन जाएगा ओमेगा ओवर के। इसी तरह यहाँ पहले से ओमेगा लिखा हुआ था वो ये वाला है, f भी पहले से लिखा हुआ था वो ये वाला है, और बाकी जो कुछ भी है वो एज इट इज़ हमने लिखा हुआ है। अब होगा क्या, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और f की जगह हमने क्या पुट किया है, ज़रा गौर से मेरी बात सुननी है आपने। अभी हमने पिछली वीडियो में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है उसका फॉर्मूला बनाया था ये वाला। यहाँ से f किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू इंटू वी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करके आप रीअरेंज अगर करें तो ये बनेगा। ठीक हो गया, तो फिर f की जगह क्या लिखेंगे, म्यू इंटू वी स्क्वायर। f की जगह आ जाएगा, ये देखिए इस f की जगह आ जाएगा म्यू इंटू वी स्क्वायर। ये एक v इस v से कैंसिल हो जाएगा और इसलिए नीचे आपको म्यू के साथ सिर्फ एक v नज़र आ रहा है। ओमेगा का भी स्क्वायर बन गया, वाई एम का भी स्क्वायर बन गया, और बाकी कॉस का भी स्क्वायर यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि पावर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऊपर हमने डायग्राम में भी ये बात डिस्कस की थी कि फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि हर पॉइंट पर फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल है। वर्टिकल फोर्स और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का आपस में एंगल 0 है। तो हम पावर जो है इसको हम नेगेटिव साइन इग्नोर करके भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज पावर। एवरेज का मतलब होता है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। अब इसमें हम क्या करेंगे, पूरे एक साइकिल में जितनी भी पावर डिलीवर हो रही है उसको फाइंड करके, टोटल पावर फाइंड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब एक साइकिल के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, ये आपके पास आ गई टोटल पावर, इंटीग्रेट कर दिया 0 से पूरे टाइम पीरियड तक और 7 टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज पावर। एवरेज को जाहिर करने का तरीका होता है कि साइड पे ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर हमने पावर का अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला लिखा है वो बना दिया, उसको पुट कर दिया। अब यहाँ पर जो चीज़ें कांस्टेंट हैं वो तो बड़ी आसानी से बाहर लिखी जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल आप गौर कीजिए, कॉज स्क्वायर की जगह ये लिखा हुआ है और इसमें हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, ये वाला कॉज स्क्वायर थीटा वाला। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। के एक्स माइनस ओमेगा टी को हमने थीटा का नाम दे दिया। अगर ये थीटा है तो दोनों तरफ डिफरेंशियल लें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे डी थीटा आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे के और एक्स जो है ये कांस्टेंट है, इनकी जगह 0 आ गया, माइनस ओमेगा इंटू डी टी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से डी टी की जगह, यानी इस डी टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस डी थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, माइनस डी थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, यहाँ पे माइनस भी है। और साथ ही हम लिमिट को भी चेंज कर देंगे। जब टाइम की जगह 0 पुट करेंगे तो थीटा भी 0 होगा, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। टाइम की जगह 0 पुट करेंगे तो थीटा भी 0 होगा, यानी इनिशियली हम 0 से स्टार्ट ले रहे हैं। और जब टाइम की जगह पूरा टाइम पीरियड पुट करेंगे तो जो थीटा, जिसे हम फेज एंगल कह सकते हैं, ये कितना होगा 2 पाई, यानी पूरे एक सर्कल की हम बात कर रहे हैं। यानी कंपेयर करें, अगर हम सर्कुलर मोशन और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंपेयर करें तो एक जो टाइम पीरियड है वो कितने फेज़ के इक्विवेलेंट होता है, 2 पाई के। तो इसलिए हमारे पास सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डी टी की जगह हमने लिख दिया
माइनस डी थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, बाकी ये एज इट इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इस सारे में कोई भी तब्दीली नहीं की, बस लिमिट्स को चेंज किया और यहाँ पर 1/t टाइम पीरियड की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, इस फॉर्मूला को यूज़ करके। हम जानते हैं ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल होता है जी 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो इस तरह से टाइम पीरियड इक्वल होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा के। अब हमने सिंपली क्या करना है, बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ को बाहर निकाल लिया और अलग अलग इसको कर दें, इंटेग्रल को अलग अलग कर दिया। यहाँ पे सिंपली आ गया 1/2 बाहर लिख दिया और अंदर थीटा आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। इसी तरह cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसका जो इंटेग्रल है वो क्या बनेगा, इसका इंटेग्रल देखें यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना यहाँ पर, तो फिर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 2 इंटू डी थीटा ये डेरिवेटिव मौजूद है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, तो अब नीचे 4 आएगा। cos 2 थीटा जो है ये इसका इंटेग्रल होगा sin 2 थीटा, और नीचे पहले से क्या मौजूद है, 4। ठीक हो गया। अब जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, आप ये बड़ा सिंपली मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये कर सकते हैं, तो आपके पास फाइनल जो एवरेज पावर का फॉर्मूला आएगा ये आपके पास ये बनेगा। अब आप गौर करें, जो एवरेज पावर है इसमें डिपेंडेंस किस किस के साथ है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डिपेंडेंस है, इसी तरह लीनियर मास डेंसिटी के साथ डिपेंडेंस है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के साथ डिपेंडेंस है, और ओमेगा के साथ भी डिपेंडेंस है। नेक्स्ट अगर हम इंटेंसिटी की बात करना चाहें, तो जैसे मैंने आपको इंटेंसिटी के बारे में शुरू में डेफिनेशन बताई थी, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, तो आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज पावर का ये फार्मूला है और नीचे साथ एरिया भी आ गया, तो इस तरह से आपके पास इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है ये भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और बाकी भी डिपेंडेंसीज जो हैं ये हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं फार्मूला में। ठीक है, ओके जी, तो ये था जनाब आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। इसको आप ज़रूर पूरा लेक्चर देखिएगा और इसको बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।